जय हिंद। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आइए अपनी महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें हिंदी के काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा और बताइएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, इसमें पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को अपनाने का सुझाव किसने दिया। भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को अपनाने का सुझाव किसने दिया। आंसर बताइए। महात्मा गांधी ने दिया, काका कालेलकर ने दिया, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया, या फिर विनोबा भावे ने दिया, या फिर विनोबा भावे ने दिया। तो याद रखिएगा, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को अपनाने का सुझाव देती हैं प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। कौन देती हैं? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। इनका ये तर्क था कि रोमन लिपि के वैश्विक उपयोग के कारण भारतीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार करना सरल होगा। हालांकि यह प्रस्ताव व्यवहारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि देवनागरी लिपि है भारतीय संस्कृति और भाषाई परंपरा से जो है गहराई रूप से जुड़ी हुई है ना। बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ये जो आपके ये भारतीय हिंदी मतलब भारतीय बोली के और देवनागरी लिपि के काफ़ी प्रबल समर्थक थे। काका कालेलकर ये भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के पक्षधर थे। विनोबा भावे आपका जो है भारतीय भाषाओं और लिपियों के संरक्षण पर जोर देते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुनीति कुमार चटर्जी। क्या हो जाएगा? सुनीति कुमार चटर्जी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लिपि के विकास की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि लिपि के विकास की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, चित्रलिपि, भावलिपि तथा ध्वनि लिपि, है ना। लिपि के विकास की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, चित्रलिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि। रोमन लिपि को किस में रखा जाता है? तो रोमन लिपि को आपका वर्णात्मक में रखा जाता है। रोमन लिपि को किस में रखा जाता है? तो रोमन लिपि को वर्णात्मक में रखा जाता है। सिंधु लिपि कैसी है? सिंधु लिपि आपका अपठित है ना। तमिल लिपि का घसीट रूप कौन सी लिपि है? तमिल लिपि का घसीट लिपि जो है आपका ये वट्टलुत्तु लिपि है। ग्रंथ लिपि किस लिपि से विकसित हुई है? तो ये जो ग्रंथ लिपि है ना, ये जो ग्रंथ लिपि है ये आपका ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से विकसित हुई है। ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से विकसित हुई है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पवारी किस बोली की उपबोली है। आंसर बताइए। पवारी किस बोली की उपबोली है? बताइए। ब्रज की है, खड़ी बोली की है, बुंदेली की है, या फिर अवधी की है। ये जो पवारी है ना, ये आपका बुंदेली की उपबोली है। किसकी है? बुंदेली की उपबोली है। ठीक है। बुंदेली जो है आपका हिंदी भाषा का एक प्रमुख बोली है। ठीक है। बात करते हैं ब्रज की, तो ये जो ब्रज है ये खड़ी बोली और अवधी, इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो ब्रज है ना, ये आपका पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। कहाँ की एक बोली है? ये आपका पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। ठीक है। और खड़ी बोली आपका ये भी आपका जो है पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। लेकिन हाँ, खड़ी बोली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आधुनिक हिंदी की आधारशिला है। आधुनिक हिंदी की आधारशिला है। ठीक है। और ये पश्चिमी हिंदी की एक मानक बोली है। कौन सी? खड़ी बोली। बात करते हैं अवधी की, तो अवधी क्या है बताइए। अवधी ये आपका पूर्वी हिंदी की एक बोली है। कहाँ की? पूर्वी हिंदी की यह एक बोली है। और जो तुलसीदास जी हैं, इन्होंने जो है अपना रामचरितमानस की रचना जो है किसमें की थी? अवधी में तो किया था। किसमें किया था? अवधी में ही तो किया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बघेली को और किस नाम से जानते हैं। बताइए। बघेली को और किस नाम से जानते हैं? तो बघेली को जानते हैं रिवाई। क्या जानते हैं? रिवाई। बुंदेली बोली को किस हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है? आपके जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी बुंदेली। भदावरी एवं राठौरी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? यह बुंदेली की उपबोलियाँ हैं। अंतर्वेदी किस भाषा का एक और नाम है? यह ब्रज भाषा का एक और नाम है। दसारणी आपका किस बोली की एक और बोली? दसारणी किस एक बोली का और नाम मिलता है? आपका बुंदेली मिलता है ना, बुंदेली मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न तो आपको याद ही होगा, और ये प्रश्न डायरेक्ट पूछता है ना। यूपी पुलिस हो गया, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट हो गया, कहीं भी लेखपाल हो गया, ये सारे प्रश्न ये जो है ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर एग्जाम में आया है। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 343, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अनुच्छेद 343 के एक में, अनुच्छेद 343 के एक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, और लिपि
देवनागरी होगी, है ना। और इसमें जो है अंक के लिए भारतीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसमें अंकों के लिए भी बात की गई थी आर्टिकल नंबर 343 के 1 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है बताइए? अनुच्छेद 351 में, अनुच्छेद 348 में, ये भी प्रश्न पूछता जाता है डायरेक्ट। तो अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि इसमें हिंदी के विकास हिंदी के विकास और प्रसार हिंदी के विकास और प्रसार की बात इसमें कही गई है। ठीक है, बात करते हैं 348। तो 348 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 348 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उसमें जो प्रयुक्त भाषा है वो मुख्यतः कौन सी होगी? वो मुख्यतः अंग्रेजी होगी। कौन सी होगी? वो मुख्यतः अंग्रेजी होगी। अंग्रेजी बोले तो इंग्लिश होगी। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल नंबर 348। आर्टिकल नंबर 348। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? आर्टिकल नंबर 343। ठीक है, हिंदी की बात करें तो 343, अंग्रेजी की बात करें तो 348। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हाँ, ये प्रश्न देखिए, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी देखिए, अति संभावित प्रश्न है। मुंशी आयंगर फार्मूले के आधार पर देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो आपका 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 348 में। किसमें है? अनुच्छेद 348 में है ना। राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष ये विशेष परिस्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। यह अनुच्छेद मतलब यह जो है प्रावधान यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120 में है। यानी कि जो राज्यसभा के सभापति होंगे या लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे ये विशेष परिस्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। यह अनुच्छेद मतलब यह प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 122 में है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए। राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत अधिसूचित राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अनेक कामों में किन भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है? तो हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा होगी। किसमें होगी? हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा होगी। संविधान के अनुसार राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त अंकों का रूप क्या होगा? तो वही आपका भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन एक आ जाता है थोड़ा सा, है ना। ऐसे प्रश्न भी कभी कभी हल्के फुल्के पूछ लिए जाते हैं। पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में 6 से लेकर ड के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो 6 से ड के बीच में अक्षर कौन सा आएगा? लिख लीजिए फटाफट, है ना। इसको लिख लीजिए 6, है ना। छ के बाद आएगा ज, छ के बाद आएगा जो के बाद आएगा झ, है ना। झ के बाद क्या आएगा? इं के बाद आएगा छ इं ट आए के बाद ट के बाद ठ के बाद ड जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि इसमें बीच में कौन सा हो जाएगा? बीच में कौन सा हो जाएगा? देखिए बीच में आपको क्या लग रहा है? बीच में आपको इसमें इं लग रहा है ना, इं, है ना। तो ये इं क्या होता है बताइए? इं ऑप्शन नंबर, तो इसका तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इं होता क्या है? तो इं एक तालव्य वर्ग का व्यंजन है। त थ द ध इं इसका वर्ग का व्यंजन है तालव्य। यह जो है वर्ग का व्यंजन है। इसको इयकार बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? इयकार। ठीक है, इसको इकार, यानी कि इसका जो यूज होता है वो काफ़ी कम होता है ना। इसका प्रयोग जो है बहुत कम शब्दों में इसका प्रयुक्त होता है। ठीक है, बात करते हैं ठ की। देखिए यहाँ पे ठ दिया गया है, ठ है, ढ है, झ है, ये सब क्या है? ठ क्या है? ठ एक ट ठ ढ, ये मूर्धन्य वर्ण है ना। मूर्धन्य, यह जो है यह मूर्धन्य है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि त वर्ण किस वर्ग में आता है? तो थ द ध दंत में आ रहा है। ठीक है, तर शब्द में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन क्या है? तो त प्लस र हो जाएगा। तालव्य वर्ग के 5 वर्ण कौन हो जाएंगे? तो तालव्य वर्ग के 5 वर्ण तो आप बता ही देंगे, त थ द ध, है ना। त थ द च छ जो तालव्य का हो जाएगा च छ ज झ, है ना, वो दंत हो गया त थ द ध। ड वर्ण का किस स्थान, ड वर्ण किस स्थान का है आपका? द त ठ ड आपका मूर्धन्य हो जाएगा। म वर्ण आपका प फ ब भ म, ये आपका ओष्ठ हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए फटाफट। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी ध्वनि विज्ञान में विसर्ग किस स्थान से उच्चरित होता है? चलिए बताइए, विसर्ग कहाँ से उच्चरित होता है? अनुनासिक से, तालव्य से, ओष्ठ से, कंठ से। तो विसर्ग उच्चरित होता है कंठ से। कहाँ से उच्चरित होता है? कंठ से उच्चरित होता है। कंठ से और क्या क्या उच्चरित होता है बताइए? कंठ से और क्या उच्चरित होता है? तो कंठ से आपका स्वर में आपका अ और आ आएगा। क्या आएगा? अ और आ आएगा।
और कंठ में व्यंजन में क्या आएगा, व्यंजन में आपका क वर्ग आ जाएगा, क वर्ग है ना, क ख ग घ अंग, और क्या आएगा, और ह आएगा, क्या आएगा, ह आएगा। ह इंपॉर्टेंट है ना, ये कंठ से उच्चरित होता है। बात करते हैं अब अनुनासिक की, देख लीजिए यहाँ पे है ना, अनुनासिक की बात करते हैं। अनुनासिक का यहाँ देख लीजिए, तो ये जो अनुनासिक है, अनुनासिक इसमें मुख और नाक दोनों से वायु निकलती है ना, मुख और नाक दोनों से वायु निकलती है। अनुस्वार अनुनासिक, अंग अह ऐसे टाइप के यहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए तालव्य की बात कर लेते हैं। तालव्य, तालव्य बताइए क्या है। तालव्य, तालव्य बोले तो च छ ज झ त वर्ग, च वर्ग है ना, च वर्ग। तालव्य में क्या आ जाएगा, च वर्ग आएगा। और क्या आएगा तालव्य में, तालव्य में च वर्ग आएगा, और आपका इसमें आ जाएगा य है ना, य य स, य स, और क्या आएगा, और स्वर में ई आ जाएगा, ई बड़ी, ठीक है, ये आपका तालव्य में आ जाएगा। ओष्ठ की बात कर लेते हैं, ओष्ठ की बात कर लेते हैं। बताइए ओष्ठ के बारे में आप जानते हैं क्या, ओष्ठ के बारे में, ओष्ठ के बारे में आप देखिए तो ओष्ठ जो होता है ना, ये आपका प वर्ग होता है ना। ओष्ठ जो प वर्ग होता है ये आपका ओष्ठ से उच्चरित होता है, ठीक है। इसमें प आएगा, उ आएगा, बड़ा उ आएगा, और क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, ठीक है। याद रहेगा इतनी चीज़ें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग किस स्थान से उच्चरित होता है, बताइए, कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि री, री का उच्चारण, री का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो री का उच्चारण होता है मूर्धन्य से। किस स्वर का उच्चारण कंठ से होता है, अ तथा आ का। समृद्ध स्वर का और क्या नाम है, तो यह नाम है बंद स्वर। समृद्ध बोले तो बंद स्वर है ना, बंद रहता है मुंह। और ओ किन स्वरों का संयुक्त स्वर है, तो अ प्लस उ, ओ बन जाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने अल्प प्राण व्यंजन हैं, तो इन अल्प प्राण देखिए, अल्प प्राण महाप्राण ये सब आपको कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। तो ये सब आप प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस जो वीडियोज हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं ना, उनको आप मतलब कंप्लीट कर डालिए, ठीक है, फटाफट कंप्लीट कर डालिए। 100% आपका स्कोर इंप्रूव होगा, समझ रहे बात को। चलिए अगला प्रश्न देख लें यहाँ पे फटाफट। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए। जब दो समान व्यंजन उसको मतलब जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं। इसमें दो जगह आपको कन्फ्यूजन होगा, इसमें कन्फ्यूजन आपका होगा, एक द्वितीय व्यंजन में, एक हो जाएगा संयुक्त व्यंजन में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए दो ऑप्शन में एलिमिनेट कर दिया पहले ही, संयुक्त अक्षर नहीं होगा, व्यंजन नहीं होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोच के बताइए फटाफट। कि जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। एक ही व्यंजन का लगातार दोहराव होना और बीच में कोई स्वर न होना, उसको बोलेंगे द्वित्व व्यंजन। जैसे जैसे मान लीजिए पक्का, ठीक है, हम पक्का वादा करते हैं कि हम यूपीएसआई निकाल लेंगे, ठीक है, लिख के लीजिए, ठीक है। ऐसे लिख के बोलिए, खुद से बिलीव करिए, ठीक है, खुद से बोला करिए रोज़ कि हाँ मैं यूपीएसआई निकाल लूँगा, निकाल लूँगा, निकाल लूँगा, ठीक है। तो ऐसे पक्का वादा करिए अपने आप से। तो इसमें पूछ रहा है कि जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं उससे क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन में क्या होता है कि एक ही व्यंजन का लगातार दोहराव होता है, बीच में कोई स्वर नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए कोई स्वर नहीं है। अच्छा इसमें ये होता है ना द्वितीय व्यंजन की, जो दोनों एक साथ में आते हैं, एक क और एक का, तो इसमें जो पहला वाला होता है ना, ये स्वर रहित होता है। क्या होता है, स्वर रहित होता है। और जो सेकंड वाला होता है ये आपका स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन को क्या बोलेंगे, ऐसे व्यंजन को जो है हम लोग द्वित्व व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वित्व व्यंजन, ठीक है। तो जैसे पक्का हो गया, और एग्जाम्पल बता दीजिए एक दो ठो। पक्का हो जाता है, कच्चा हो जाता है ना, कच्चा हो जाता है। और क्या हो जाएगा, मक्का, मक्का, ठीक है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल हैं आपके ये द्वित्व व्यंजन में आएंगे। संयुक्त अक्षर में आप कहेंगे, संयुक्त अक्षर में कैसे क्या होगा, तो जो ये संयुक्त अक्षर है ध्यान से देखिएगा, ये जो संयुक्त अक्षर है तो संयुक्त अक्षर में आपका दो भिन्न भिन्न व्यंजनों का मेल होगा। यहाँ पे दो सेम व्यंजन का मेल हो रहा है, देख रहे हैं ना, दो सेम व्यंजन का, यानी कि दो समान व्यंजन का मेल हो रहा है। और इसमें जो है संयुक्त अक्षर में इसमें दो भिन्न भिन्न व्यंजनों का मेल होगा। बात समझ रहे हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। ऐसे को जो है प्राथमिक उदाहरण माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि किस व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। देखिए आ गया ना द्वितीय व्यंजन आ गया। सम्मान में कौन सा द्वित्व है, सम्मान में आपका म है ना, मम सम्म है ना, म आधा हलंत, आधा म पूरा म है। ज तथा फ यह किस प्रकार के व्यंजन है, ज तथा फ आपका ये आगत व्यंजन है।
व्यंजन गुच्छ किस व्यंजन का नाम है? आपका संयुक्त व्यंजन का नाम है। और ख्याति किस प्रकार का व्यंजन है? ख्याति आपका एक संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न आपको जो है अष्टछाप कवियों के नाम याद होने ही चाहिए। अष्टछाप कवियों के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवियों के समूह से बाहर कौन है? बाहर कौन है मतलब कौन इसमें अष्टछाप कवि में कौन नहीं है? तो सबसे पहले अष्टछाप कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए याद करिए फटाफट। ठीक है, अभी नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए, अब नहीं याद करेंगे तो फिर कब याद करेंगे? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप याद रखिए उनको, सूरदास को। किसको याद करेंगे? सूरदास को। ठीक है, सूरदास। सूरदास के बाद कौन आते हैं? सूरदास के बाद आते हैं आपका नंददास। कौन आते हैं? नंददास। ठीक है, सूरदास हो गए, नंददास हो गए, कुंभन दास हो गए, है ना, कुंभन दास। ठीक है, सूरदास, नंददास, कुंभन दास के बाद परमानंद दास, है ना। परमानंद दास के बाद चतुर्भुज दास। ठीक है, और चतुर्भुज दास के बाद कौन आएंगे? कृष्णदास, है ना, कृष्णदास। ठीक है, कृष्णदास के बाद आपके आते हैं छित स्वामी। ठीक है, छित स्वामी के बाद एक और आते हैं गोविंद स्वामी। कौन आते हैं? गोविंद स्वामी। ठीक है, तो 4-5 बार आप बोलेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। क्या याद होगा? सूरदास, नंददास, कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी। 2 स्वामी हैं, बाकी दास हैं। चलिए, तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप कवियों में से कौन नहीं है, मतलब कौन बाहर है? तो कौन बाहर है इसमें? नाभादास बाहर है। कौन बाहर है? नाभादास बाहर है। अब आप कहेंगे कि नाभादास किस में आते हैं? तो ये जो नाभादास है ना, ये जो नाभादास हैं ये आपके उसमें आते हैं, भक्तमाल के लेखक में आएंगे, है ना। ये किस में आएंगे? भक्तमाल लेखक में आएंगे। भक्तमाल लेखक मतलब कि राम भक्ति संत परंपरा में आएंगे। किस में आएंगे? राम भक्ति ये जो है संत परंपरा में आएंगे। ठीक है, अच्छा, कृष्ण भक्ति संत परंपरा में कौन आ रहे हैं? कृष्ण भक्ति संत परंपरा में आपका ये नंददास और ये कुंभन दास। ये कुंभन दास, ये दोनों आपका कृष्ण भक्ति परंपरा में आ रहे हैं। ठीक है, किस में आ रहे हैं? कृष्ण भक्ति संत परंपरा में आ रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नाभादास। क्या हो जाएगा? नाभादास। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ रहा है कि अष्टछाप कवियों को और क्या कहा जाता है? चलिए बताइए फटाफट। अष्टछाप कवियों को और क्या कहा जाता है? अष्टछाप कवियों को कहा जाता है अष्टसखा। अष्टछाप कवियों में सबसे बड़े और सबसे छोटे कौन थे? तो सबसे बड़े थे कुंभन दास और सबसे छोटे थे नंददास। सबसे बड़े थे कुंभन दास और सबसे छोटे थे नंददास। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टछाप कवियों में सबसे पहला स्थान किसका आता है? सबसे पहला स्थान आता है सूरदास का। सूरदास किस रस के अप्रतिम चितेरे माने जाते हैं? तो ये वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के अप्रतिम चितेरे माने जाते हैं ना, याद रखिएगा। अष्टछाप कवियों में संगीतज्ञ एवं गवैया के रूप में विशेष रूप से किसकी ख्याति थी? तो आपका गोविंद स्वामी की थी, है ना। ये गोविंद स्वामी की ख्याति आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पूछता है यहाँ पे। ठीक है, अष्टछाप कवियों में संगीतज्ञ और गवैया के रूप में किसकी ख्याति थी? तो गोविंद स्वामी की ख्याति थी। ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आप पूछ रहा है कि रीतिकाल में सुजान को प्रत्यक्ष संबोधन देकर प्रेम की व्यक्तिक पीड़ा व्यक्त करने वाले कवि कौन है? रीतिकाल में सुजान को प्रत्यक्ष संबोधन देकर प्रेम की व्यक्तिक पीड़ा व्यक्त करने वाले कवि कौन है? कौन हो जाएंगे बताइए? आलम होंगे, बोधा होंगे, ठाकुर होंगे या फिर घनानंद हो जाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। कौन हो जाएंगे? घनानंद। देखिए, ये जो घनानंद है ना, ये जो है आपके प्रेयसी को, है ना, ये कविता सवैये में जो है प्रेयसी को सुजान कह के, क्या कह के? सुजान कह के पुकारने की यह जो है इनकी शैली बार बार मिलती है। ठीक है, यहीं से इनके प्रेम काव्य की विशिष्ट पहचान होती है। ठीक है, याद रखिए। उन्होंने एक मतलब सवैया कहा था, अति सुधो स्नेह को मारग है। क्या नाम है? अति सुधो स्नेह को मारग है, घन आनंद के प्यारे सुजान सुनो, है ना। इसमें जो है सुजान का सीधा सीधा संबोधन मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये जो घनानंद है ये किस काल के कवि हैं? तो ये आपका रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं बताइए? ये जो है आपके रीति काल के कवि हैं। घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद रीति काल के कवि हैं। कहाँ के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ,
तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछता है कि शिव सिंह सरोज में किन दो कवियों का उल्लेख मिलता है। तो अभी आप नेट पे सर्च करेंगे ना तो उसमें जो है सूरदास मीराबाई टाइप का कुछ आएगा। तो शिव सिंह सरोज में किन, वो भी अपनी जगह एक दूसरा एग्जाम्पल बताता है कि शिव सिंह सरोज में किन दो कवियों का मिलता है। तो कवियों का उल्लेख है जिसमें घनानंद और आनंद घन का मिलता है। ठीक है, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में घनानंद किस रूप में प्रतिष्ठित है? आपके मीर मुंशी के रूप में प्रतिष्ठित है। मीर मुंशी के रूप में प्रतिष्ठित है। इश्क लता जो चाहिए तो वृंदावन आओ, इश्क लता जो चाहिए तो वृंदावन आओ, यह किस भाषा में रची गई है? या रची गई है ब्रज भाषा में। किस में रची गई है? ब्रज भाषा में रची गई है। घनानंद की अधिकतर जो रचनाएं हैं वह किस छंद में है? आपके जो है कवित्व एवं सवयी में है। घनानंद वृंदावन में किस संप्रदाय में दीक्षित होते हैं? आपका ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। किस में दीक्षित होते हैं? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। अगला और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपका एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि मानसरोवर किसकी रचनाओं का, किसकी कहानियों का संकलन है? बताइए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मार्क लगा लीजिए। ठीक है, डबल मार्क आपको लगाना है ना स्टार पे अपने कंधों पे, तो इसको मार्क लगा लीजिए कि मानसरोवर किसकी रचनाओं कहानियों का संकलन है। आंसर बताइए, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर प्रेमानंद, अरे प्रेमचंद। तो हो जाएंगे प्रेमचंद। कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मुंशी प्रेमचंद का ये मानसरोवर है ना, ये आपका इनकी जो कहानियों का ये 8 खंडों में सबसे बड़ा संकलन है। 8 खंडों में यह जो है प्रकाशित सबसे यह बड़ा संकलन है। ठीक है, सबसे यह जो है बड़ा संकलन है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे ये पूछता है कि बूढ़ी काकी और बेटी का धन, बूढ़ी काकी और बेटी का धन मानसरोवर के किस खंड में? आपके 8वें खंड में है। प्रेमचंद का जन्मस्थल कहाँ पे है? तो आपका लम्ही वाराणसी में होता है। कहाँ पे होता है? लम्ही वाराणसी, उत्तर प्रदेश में होता है। ईदगाह और बड़े भाई साहब किस संग्रह में मिलती है? आपका प्रेमचंद की कहानियों में मिलती है ना, ये भी आपका मानसरोवर के खंडों में संकलित रूप में से यह जो है उपलब्ध है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। जुर्माना और प्रेरणा किसकी कहानी? आपका ये जो है मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगी। चलिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा लल्लू पंजू सा क्वेश्चन आ गया है, देख के इसको बताइए और आगे बढ़ जाइए फटाफट। कराए निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? कौन सा तत्सम है बताइए? हाथ है, हस्त है, पाँव है, पेट है, क्या हो जाएगा बताइए? कौन सा तत्सम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हस्त है। क्या है? हस्त है। हाथ क्या है? हाथ तो तद्भव शब्द है ना। हाथ का तत्सम क्या होता है? हाथ का तत्सम होता है हस्त। क्या होता है? हाथ का तत्सम हस्त होता है। पाँव का क्या होता है? पाँव का पाद होता है ना, पाँव का पाद होता है। पेट का क्या होता है? पेट का आपका उदर होता है। क्या है? उदर होता है। बाकी जो हस्त है ये तत्सम है, बाकी हाथ, पाँव, पेट ये आपके तद्भव हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि तैल का तद्भव क्या हो जाएगा बताइए? तैल का तद्भव तेल हो जाएगा। मयूर का मोर हो जाएगा। गो का गाय हो जाएगा। गंधर्व का गधा हो जाएगा। गृह का घर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ओंठ शब्द का तत्सम रूप है। बताइए फटाक से। ओंठ शब्द का तत्सम रूप है। ओंठ शब्द का तत्सम रूप है। ओष्ठ हो जाएगा, ओठ हो जाएगा, ओष्ठा हो जाएगा, ओष्ठ्य हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 चीज़ में कन्फ्यूजन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ओष्ठ में दिख रहा होगा और एक ओष्ठ में दिख रहा होगा। तो हमारी जानकारी के अनुसार इसका आंसर होना चाहिए ओष्ठ। क्या होना चाहिए? ओष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो इससे एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि ये बात सही है। अगर गलत होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं वहाँ पे करेक्शन कर दूंगा, बट हमारे अनुसार यही सही है। ओष्ठ। ओष्ठ क्या है? यह एक तत्सम है। ठीक है, इसमें तत्सम देखने को मिल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ओष्ठ, ओष्ठा, ये ओष्ठ ये आपका जो है मानव रूप से तत्सम नहीं है, है ना। वर्तनी रूप से ये भी अशुद्धि दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खेत का तत्सम क्या हो जाएगा? खेत का तत्सम हो जाएगा क्षेत्र। घर का तत्सम हो जाएगा गृह। भाभी का तत्सम हो जाएगा भ्रातृ भार्या। दांत का तत्सम हो जाएगा दंत। पत्ता का तत्सम हो जाएगा पत्र। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? चलिए बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही है? वे सभी दोषों से मुक्त हैं, वे सब दोषों से निर्दोष हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। इसमें क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? उसमें वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये हो जाएगा। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, है ना। चलिए आगे देखिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है बताइए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? उपेंद्र वर्ज्रा, ये भी नहीं होगा। उपेंद्र वज्रा, ये तो एकदम सही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि उत्तीर्ण, तो इसमें कौन सा, ये उत्तीर्ण कई प्रकार के दिए, इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा? इसमें इस टाइप का जो उत्तीर्ण लिखा जाता है ना, ये शुद्ध वर्तनी है। इसमें अधीन, बहुब्रीहि, ये इसमें जो है पौरुष शुद्ध हो जाएगा, देख रहे हैं आप यहाँ पे। अक्षुण्ण, अक्षुण्य, ठीक है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब ये सब अक्षुण्य सही है यहाँ पे, तत्कालीन यहाँ पे इसमें सही हो जा रहा है, और अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, सही हो जा रहा है। साइड में आप देख सकते हैं शुद्ध वर्तनी कौन से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है कि गद्यांश। चलिए गद्यांश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक निबंधकार शहरों में वर्षा जल संचयन को भविष्य की गुल्लक कहता है। अच्छा, जो वर्षा जल संचयन है उसको भविष्य की गुल्लक कहता है एक निबंधकार, ठीक है। वो क्या लिखता है? वह लिखता है कि छतों पर टंकियां, पाइप और फिल्टर लगाकर मोहल्ले स्तर पर जो जल संग्रह है उसको बढ़ाया जा सकता है। इससे भूजल पुनर्भरण सुधरता है और आपूर्ति पर दबाव घटता है। लेखक इसे नागरिक कर्तव्य बताता है। भविष्य की गुल्लक किसके लिए है? तो भविष्य की गुल्लक किसके लिए? सीधा सीधा दिख रहा है, वर्षा जल संचयन के लिए है। किसके लिए है? वर्षा जल संचयन के लिए है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि संचयन का एक प्रमुख लाभ क्या है? संचयन का एक प्रमुख लाभ है आपका भूजल पुनर्भरण में सुधार। भूजल पुनर्भरण में सुधार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें ये पूछ रहा है कि जो लेखक है वह इस प्रक्रिया को क्या मानता है? लेखक इस प्रक्रिया को क्या मानता है? नागरिक कर्तव्य मानता है, अभी उन्होंने जस्ट बोला नागरिक कर्तव्य मानता है, नागरिक कर्तव्य मानता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है किस पंक्ति में अपनोति अलंकार है? अपनोति, ठीक है, बताइए किस पंक्ति में अपनोति अलंकार है? अपनोति अलंकार एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया एक प्रश्न है ये, ठीक है। अपनोति अलंकार किसको बोलते हैं ये ध्यान, मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑप्शन पहले आप आंसर दीजिए। उसका चेहरा चांद के समान है। चांद के समान है, चांद के समान सा, तो इसमें तो उपमा आ रही है ना। इसमें क्या आ रही है? चलिए सारी चीज़ बताइए। इसमें क्या आ रही है? के चांद से के समान, ठीक है। तो इसमें क्या आ रही है? इसमें उपमा आ रही है ना, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, ना कि अपनोति। उसका चेहरा चांद ही है, मतलब उसका चेहरा ही चांद है, उसका चेहरा ही चांद है, यानी कि डायरेक्ट बता रहा है, ठीक है। इसमें लोप हो रहा है लक्षण वगैरह का, तो उसमें यानी कि इसमें उपमेय ही उपमान है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ये फूल नहीं अंगारे हैं, तो ये फूल नहीं अंगारे हैं, इसका मतलब कि कोई भी चीज़ यह नहीं वह है, वह नहीं यह है, ठीक है। निषेध करके किसी अन्य की बात कर रहा है, तो इसी में हो जाएगा अपनोति अलंकार। कौन हो जाएगा? अपनोति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि शायद वह चांद है या दिया, तो शायद वह चांद या दिया हो रहा है, तो यानी कि उसको संदेह है, तो यहाँ पे हो जाएगा संदेह अलंकार, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? मजा आया? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि केशव दास को किसने अलंकारवादी आचार्य माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है केशव दास को अलंकारवादी आचार्य माना है। चढ़ो गगन तरु धाय, दिनकर बानर अरुण मुख, किन्हो फूकी फहराए सकल तारका कुसुम बिन। इसमें कौन सा अलंकार है? अच्छा, इसमें निरंग रूपक है ना। चढ़ो गगन तरु धाय, दिनकर बानर अरुण मुख, किन्हो फूकी फहराए सकल तारका कुसुम बिन, इनमें से कौन सा अलंकार? इसमें निरंग रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विस्मय यह गोदावरी अमृत के फल देती, केशव जीवन हार को दुख अशेष हरि लेती। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, है ना। जिसके द्वारा दुष्कर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कुछ कह रहा है कि जिसके द्वारा दुष्कर कार्य की सिद्धि हो, उसके द्वारा सुगम कार्य की सिद्धि क्या कठिन है। जहाँ इस प्रकार का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ जो है काव्यार्थापत्ति अलंकार हो जाएगा, काव्यार्थापत्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे अलंकार हैं जो थोड़ा सा आपके लिए टफ देखने में हो सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आगे देखते हैं फटाफट। वक्रोंती अलंकार के किस भेद से, वक्रोंती जो अलंकार है या किस भेद से कंठ ध्वनि से अन्य अर्थ निकाला जाता है? आपका जो है काकू वक्रोक्ति हो जाएगा, काकू वक्रोक्ति हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आपको याद होना आवश्यक है, ठीक है। ऐसे प्रश्न ये सब हिंदी में भी आपके मार्क को, आपके रैंक को डिसाइड करते हैं, है ना, याद रखिएगा। चलिए आ जाता है इजी क्वेश्चन। चलिए लल्लू सा क्वेश्चन बता दीजिए। अब ये तो अभी हम जस्ट हम आपको बता दिए हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की जाए, मानो मानो जनु जानो, है ना, आदि जैसे व्यक्त की जाती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइए? वहाँ पे हो जाएगा, नहीं बताया क्या?
वहाँ पे हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार कहाँ होगा? रूपक कहाँ होगा? संदेह कहाँ होगा? अभी अभी हम जस्ट बता चुके हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए फटाफट। उपमा वहाँ पे होगा जहाँ पे सीधी तुलना की जाए, है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, सीधी तुलना, जैसे कि समान, 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 सा, उसके जैसा, जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। और रूपक अलंकार कहाँ पे होगा? रूपक अलंकार कहाँ पे होगा बताइए? रूपक अलंकार कहाँ पे हो जाएगा? रूपक अलंकार जिसमें जो है उपमेय उपमान की एक रूपता हो, है ना, जैसे मुख वही चंद्र है ना, मुख ही चंद्र है, तो डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा है। संदेह में जहाँ पे दुविधा हो, है ना, दुविधा हो, अनिश्चितता हो, मोती है कि ओंस है, वहाँ पे संभावना जहाँ पे ना हो वहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि फिर से आ गया अलंकार से संबंधित प्रश्न, फटाफट देखिए और आगे बढ़ जाइए। तो देखिए इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है? इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि तीर्थ व्रत साधन कहाँ जो निस दिन हरिगान, तीर्थ व्रत साधन कहाँ बिन निस दिन हरिगान। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ दो शब्द, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जहाँ दो शब्द ऐसे रखे जाएं जो पर्यायवाची हों और एक सा अर्थ देते हुए दिखाई दें, परंतु यथार्थ में अर्थ कुछ दूसरा ही हो, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उसे बोलेंगे पुनरुक्त, पुनरुक्त वदाभास अलंकार, पुनरुक्त वदाभास अलंकार बोलेंगे, है ना। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए, आप पढ़े हैं। देखी एक अनोखी नारी, देखी एक अनोखी नारी, गुण उसमें एक सबसे भारी, पढ़ी नहीं यह अचरज आवे, मरना जीना तुरंत बतावे। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें प्रहेलिका अलंकार हो जाएगा, प्रहेलिका अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आदर ताकीद, आदर ताकीद, आदर ताकीद, देखिए आदर ताकीद आश्चर्य तथा अन्य कोई आकस्मिक भाव प्रकट करने के लिए एक शब्द कई बार कहा जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? बात समझ में आई क्यों कहा गया? वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे हो जाएगा विप्सा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? विप्सा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कई उपमा अलंकारों की एक श्रृंखलाबद्ध श्रेणी को जिसमें क्रमशः प्रथम कहा हुआ उपमेय उपमान होता जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ पे जो है रसनो पमा अलंकार हो जाएगा, रसनो पमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए ये प्रश्न तो आप बता ही लेंगे, रस की बात आ जाती है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रस भरा हुआ है। देखिए, जहाँ समता वैराग्य का दृढ़ भाव हो वहाँ चित्त शीतल व कलह रहित रहता है। ठीक है, अब आप इसमें बताएंगे कि आपके अंदर कौन सा रस है। ठीक है, जहाँ समता वैराग्य, भाई साहब, जहाँ समता वैराग्य का दृढ़ भाव हो वहाँ चित्त शीतल व कलह रहित रहता है। तो इस पद में कौन सा रस है बताइए? इस पद में शांत रस है ना, शांत रस है। क्या आपके अंदर शांत रस है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। बताइए क्या होता है? अच्छा, करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस। करुण रस में क्या होता है? करुण रस में, भयानक रस में और श्रृंगार रस में क्या होता है? करुण रस में जो है दुख, ठीक है, दुख करुणा से उपजा रस यह है। यहाँ पे वैराग्य जन्य शांति इस टाइप की बात कही जाएगी, है ना। वैराग्य में, भयानक में क्या हो जाएगा? भयानक में आपका जो है इसमें त्रास भीति का संवेग मतलब इसमें होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। श्रृंगार में आपका रति, है ना, रति स्थायी भाव, इसमें अलंबन उद्दीपन से काम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शांत रस किसके कारण मान्य हुआ और नव रस में जोड़ा गया? ये अभिनव गुप्त के कारण मान्य होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शांत रस किसके कारण मान्य हुआ और नव रस में जोड़ा गया? अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त। बाकी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बट इसकी पूछने की प्रबलता कुछ ज़्यादा है। जिसमें नाक फूल जाए, टेढ़ी दृष्टि हो जाए तथा सिर अन्य अंग के नीचे झुक जाए, वह कौन सा हास्य भेद कहलाता है? उसमें उपहसित कहलाता है। अस्त्र शास्त्र एवं युद्ध के वस्त्र आदि धारण कर जो शत्रुओं में क्रोध उत्पन्न किया जाता है, वह रौद्र रस किस भेद के अंतर्गत आता है? वह आता है नेपथ्य मूलक रौद्र रस। युधिष्ठिर, ध्यान से देखिएगा, युधिष्ठिर को वीर रस की किस श्रेणी में रखा जाता है? युधिष्ठिर को रखा जाता है धर्मवीर की, है ना। तो आपके अंदर कौन सा रस है? वीर रस है। बताइए, जब विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो किस रस में परिवर्तित होता है? तो आपका परिवर्तित होता है अद्भुत रस में। किस में परिवर्तित होता है?
अद्भुत रस में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कबीर की, इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी, हाँ ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कबीर की उलट बांसी रचनाओं में प्रमुखता से जागृत होने वाला रस कौन सा माना जाता है? चलिए बताइए अब। कबीर की उलट बांसी में रचनाओं में प्रयुक्त प्रमुखता से जागृत होने वाला कौन सा रस माना जाता है? बताइए। शांत रस होगा, विभत्स होगा, अद्भुत होगा या फिर करुण होगा? तो इसमें हो जाएगा उलट बांसी। उलट बांसी में जो है, जो कवि होता है ना, उसमें असंभव है ना, विलोम होने वाले जो प्रतीत होते हैं उसको ऐसे टाइप का उन्होंने जो है कथन दिया है। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा अद्भुत रस, है ना। क्या हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा भाई साहब। कौन सा रस हो जाएगा? इसमें अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, बाकी शांत रस, विभत्स रस, करुण रस, इसमें क्या है? शांत रस। शांत रस में इसमें जो है वैराग्य की बात की जाएगी, है ना। किसकी बात की जाएगी? वैराग्य, है ना। इसमें वैराग्य की बात की जाएगी। और समत्व से जो उत्पन्न होता है उसको बात की जाएगी, समत्व। समत्व। विभत्स, विभत्स में क्या है? विभत्स में जुगुप्सा की बात की जाती है, जुगुप्सा, जुगुप्सा की बात की जाती है, घृणा की बात की जाती है विभत्स में, है ना। इसमें जो है घृणा की भी बात की जाती है। करुण में, करुण में आपका जो है इसमें शोक स्थायी भाव होता है। कौन सा स्थायी भाव होता है? शोक स्थायी भाव होता है। ये चीज़ याद रखिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उलट बांसी में रचनाओं में प्रमुखता से जागृत होने वाला रस कौन सा होता है? अद्भुत रस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जादू से महल बना देना। चलिए भाई साहब, जादू आपके पास आ गया है और आप बनाइए अपना महल। तो उससे महल नहीं बनेगा, सिलेक्शन ले लेंगे तब महल बनेगा। जादू से, ठीक है, मोटी कमाई करेंगे आप, बात समझ रहे हैं? ठीक है, ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं, है ना। अरे नहीं भाई साहब, ईमानदारी से काम करिएगा, ठीक है, बहुत पैसा मिलेगा। जादू से महल बना देना, यह किस स्थायी भाव का प्रतीक है? यह आपका है विस्मय का। किसका है? विस्मय का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इच्छित मनोकामना पूर्ति, उपवन, देव मंदिर गमन आदि को देखकर जब दृष्टा चमत्कृत हो जाता है तब कौन सा रस उत्पन्न होता है? तब उत्पन्न होता है अद्भुत रस। कौन सा रस उत्पन्न होता है? अद्भुत रस उत्पन्न होता है। कामोत्तेजना से किस रस की उत्पत्ति होती है? तो कामोत्तेजना से उत्पाद जो है श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का चतुर्थ भेद दयावीर किसने स्वीकार किया है? तो वीर रस का चतुर्भेद दयावीर स्वीकार किया है आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने, है ना। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। अद्भुत रस के देवता कौन है? अद्भुत रस के देवता हैं ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी हैं। चलिए 20 क्वेश्चन हो जाता है फटाफट। अब अगला 20 क्वेश्चन एकदम गोली की स्पीड में करते हैं। पूछ रहा है कि बरवे छंद पारंपरिक रूप से किस काव्य बोली परंपरा से सबसे अधिक जुड़ा माना जाता है? बरवे छंद पारंपरिक रूप से किस काव्य बोली परंपरा से सबसे अधिक जुड़ा माना जाता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज, अवधी, मारवाड़ी, खड़ी बोली। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा अवधी। जो बरवे छंद है पारंपरिक रूप से किस काव्य बोली परंपरा से सबसे अधिक जुड़ा माना जाता है? अवधि को। ठीक है, विद्वानों ने बरवे छंद को अवधि परंपरा से जोड़ा है। ठीक है, जैसे एक रहीम की रचना है बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद, है ना, बरवे नायिका भेद। ठीक है, ये रहीम की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है रहीम की रचना। एक रचना और है, क्या नाम उनका? तुलसी जी है भाई साहब, तुलसी। ठीक है, तुलसी जी की रचना कौन सी है? बरवे रामायण, बरवे रामायण, आप नाम सुने होंगे, बरवे रामायण। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राधिका छंद, राधिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो छंद यहाँ आ गया। ठीक है, छंद से क्वेश्चन आपको सब करवा चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस देखिए वीडियो, रिवीजन करिए, वीडियो देखिए, रिवीजन करिए। ठीक है, ऐसे टाइप का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ कि उसमें जो है आपको PDF ना भी पढ़ पाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि PDF में वो चीज़ें इंक्लूड नहीं जो वीडियो में है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, साइड में नोट्स वगैरह दिया है, पढ़ डालिए। कंप्लीट रिवीजन हो रहा है आपका। एक वीडियो देखिए, कंप्लीट रिवीजन कम से कम 60-50-60% आपका पूरा हिंदी रिवीजन हो जा रहा है। बस ये है, उसमें जितना कंटेंट है 1 से 1.5 घंटे, 1-1.25 घंटे में, 1 घंटे से कम नहीं है। उसको बस देखिए, पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए। वीडियो में सब कुछ दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रूपमाला कितनी मात्राओं वाला छंद है? रूपमाला आपका जो है 24 मात्राओं वाला छंद है। वह कौन सा छंद है जिसमें 31 मात्राएं एवं 16, 15 या यदि पर होती है? आला हो जाएगी। ठीक है, छंद की एक पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद की पंक्ति को जो पाद या चरण कहते हैं, छंद के प्रवाह को गति कहते हैं। चलिए आगे देखिए। अच्छौहिड़ी, अच्छौहिड़ी बताइए, डर तो नहीं लग रहा है कि
70 दिन में कैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मेरा? डर लगा तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारी डर गायब कर देंगे, है ना। अच्छोहिड़ी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अरे भाई साहब, आपका नहीं होगा तो किसका होगा? ठीक है, आप ऐसी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ना, जो लोग 5-5 घंटे 10-10 घंटे में क्लास करेंगे उनको वो मिलता है, और आपको 1-1 घंटे में मिल जा रहा है बस। बाकी आप देख सकते हैं, आप भी किए होंगे 5 घंटे 10 घंटे हर जगह क्लास, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छोहिड़ी का संधि विच्छेद क्या है? अच्छोहिड़ी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। अच्छोहिड़ी, अच्छोहिड़ी, अच्छोहिनी, अच्छोहिनी क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अच्छोहिनी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कौन सा संधि हो रहा है? इसमें कौन सा संधि हो रहा है? इसमें हो रहा है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब हमसे ये ना पूछेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है वृद्धि स्वर, ये हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सालाच्छादन। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न, सालाच्छादन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए। सालाच्छादन, तो सालाच्छादन का संधि विच्छेद हो जाएगा साला प्लस छादन, क्या होगा? क्या हो जाएगा? साला प्लस छादन, साला, साला प्लस छादन, ठीक है। प्रमाण में कौन सी संधि है? बताइए, प्रमाण में कौन सी संधि है? प्रमाण में कौन सी? प्रमाण में आपका व्यंजन संधि है ना, इसमें जो है आपका व्यंजन संधि है। कश्चित का संधि विच्छेद बताइए। कश्चित, कश्चित का संधि विच्छेद क्या? कह धन चित, इसमें विसर्ग संधि दिख रहा है मेरे को, ठीक है। कौन सा संधि है? कश्चित में विसर्ग, क धन चित, क धन चित, ठीक है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। यह किस संधि का नियम है? अच्छा, ये तो व्यंजन संधि का नियम है ना, ये तो व्यंजन संधि का नियम दिख रहा है। उन्नति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उन्नति का संधि विच्छेद उत धन नीति, उत धन नीति, है ना, गलत, एकदम गलत। उत धन नीति नहीं होगा भाई साहब, उत धन नति होगा। आ रही बात समझ में? उत धन नति होगा, नति, ये सही है, ठीक है। तो सतर्क रहा करिए ना, दोनों कान खड़े रखा करिए। आगे देखिए, कीवा, कीवा का संधि विच्छेद क्या हो रहा है? कीमा का संधि विच्छेद क्या हो रहा है बताइए? किम प्लस वा, कौन सा किम हुआ? ये बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला, है ना। इसमें कौन सी संधि हो रही है? इसमें व्यंजन संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है? व्यंजन संधि हो रही है। दो व्यंजन आपस में टकरा रहे हैं और बन रहा है, तो व्यंजन संधि न होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, अच्छा अगला प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पयोदी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पयह धन, पयोद का हो जाएगा पयह धन द। निरेकी भाव का संधि विच्छेद हो जाएगा निह धन एकी भाव। उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन चारण। भ्रातेषणा का संधि विच्छेद हो रहा है भ्राति प्लस एषणा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण, चलिए बताइए फटाफट, कौन सा विशेषण है? खतरनाक, किस्मत, तृप्ति, संस्कृत। तो देखिए जो खतरनाक है ना, ये विशेषण है। खतरनाक क्या है? ये विशेषण है। किस शब्द से बना है? आपका ये खतरा से बना है, ठीक है। किससे बना है? खतरा से बना है। आ रही बात समझ में? बाकी ये किस्मत हो गया, तृप्ति हो गया, संस्कृति हो गया, ये सारी विशेष हैं। क्या है? ये जो है आपके विशेष से हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संक्षेप, संक्षेप का विशेषण क्या हो जाएगा? संक्षेप का विशेषण क्या हो जाएगा? संक्षेप का विशेषण हो जाएगा संक्षिप्त। सोना का विशेषण क्या हो जाएगा? सुनहला। रक्त का विशेषण क्या हो जाएगा? रक्तिम। चमकीला का विशेषण, अच्छा चमकीला विशेषण किस शब्द से बना है? चमक से बना है। अध्यापकों को सम्मानित किया गया, अध्यापक को सम्मानित किया गया, इसमें सम्मानित किया, सम्मानित भी आपका एक प्रकार का विशेषण है। अगला प्रश्न बताइए फटाफट। अब ऐसे प्रश्नों को देखिए, आंसर बताइए, आगे बढ़िए, है ना, समय बहुत कम है। निश्चित का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बताइए। निश्चित, निश्चित का पर्यायवाची हो जाएगा, निश्चित किसका है? यामिनी का है, महिषी का, भानुजा का है, भद्रा का है, यामिनी का है। किसका है? यामिनी का है ना। महिषी किसका है? महिषी आपका ये महारानी का है। किसका है? महारानी का है। भानुजा किसका है? बताइए। भानुजा। और ये भद्रा, ये भी किसका है? सब बताइए फटाफट। ये जो भानुजा है ना, भानुजा आपका उसका है यमुना का। भानुजा, भानुजा यमुना का है, यमुना का है ना। भद्रा किसका है? भद्रा गाय का है, भद्रा आपका गाय का हो जाएगा, ठीक है। बाकी यामिनी जो है आपका ये निश्चित का पर्यायवाची है। ये किसका है? निश्चित का। और क्या हो जाएगा निश्चित बोले तो? आपका निशा, निशा, ठीक है। रजनी, रजनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कर रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है वपु, वपु किसका पर्यायवाची है?
वपु, वपु किसका प्रवचन, वपु शरीर, वपु किसका प्रवचन है, शरीर का। शाखामीर इसका प्रवचन है, बंदर का है। कामिनी आपका स्त्री का हो जाएगा। मदनारी आपका शंकर का हो जाएगा। कुरंग आपका हिरण का हो जाएगा। अगला देखिए, अपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। अपकर्ष, अपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा। अपकर्ष का विलोम हो जाएगा उत्कर्ष, उत्कर्ष क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा, है ना। अगला देखिए फटाफट, अगला बढ़िए। उग्र का विलोम क्या हो जाएगा। उग्र का सौम्य होता है, उग्र का सौम्य होता है। उज्ज्वल का धूमिल होता है। प्रत्यय का उपसर्ग होता है। ऋणी का उद्ऋणी हो जाता है। एकाधिकार का अनेकाधिकार हो जाता है। अगला देखिए, घट का अनिकार्थी शब्द क्या होता है बताइए। घट, घट का अनिकार्थी शब्द क्या हो जाएगा। घट का घड़ा होता है ना, घट का घड़ा होता है, घट का घड़ा होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, जरा का अनिकार्थी क्या हो जाएगा। जरा, जरा का अनिकार्थी होता है बुढ़ापा, है, ठीक है। दाम का एक अनिकार्थी शब्द क्या है। रस्सी हो जाएगा, ठीक है। प्रभाव का एक अनिकार्थी शब्द क्या होता है। असर होता है। अक्षर, रंग, शब्द तथा जल में शिवर्ण का अनिकार्थी कौन नहीं है आपका, जल हो जाएगा। ऐश्वर्य, श्रेष्ठ, दिव्य तथा राख में से विभूति का अनिकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। इसमें जो है अनिकार्थी शब्द श्रेष्ठ का नहीं, बाकी सबके अनिकार्थी हो जाएंगे, है ना। इसके छोड़ के बाकी सबके हो जाएंगे। अगला देखते हैं, जिसका कोई कारण न हो, जिसका कोई हेतु न हो, उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा। जिसका कोई हेतु न हो, जिसके लिए कोई कारण न हो, क्या हो जाएगा बताइए। असमर्थ होगा, अहेतुक होगा, अभेद्य होगा, अनन्य होगा, क्या हो जाएगा। तो जिसका कोई कारण है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अहेतुक। क्या बोलेंगे, अहेतुक बोलेंगे, अहेतुक बोलेंगे। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसको क्या बोलेंगे, जिसमें सामर्थ्य है उसको बोलेंगे असमर्थ, है ना। अभेद्य, अभेद्य जिसको कभी भेदा न जा सके, जिसको कभी भेदा न जा सके। अनन्य, अनन्य यानी कि जिसका कोई जोड़ नहीं है ना, जिसका क्या है, कोई जोड़ नहीं, है ना, आपका कोई तोड़ नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि चलिए ये भी बता दीजिए, लगे हाथ। एक देश द्वारा दूसरे देशों से मंगाया जाना जो वस्तु होता है उसको क्या बोलेंगे, आयात बोलेंगे। आ रहा है आयात, जा रहा है निर्यात। आशा से अतीत, आशा से अतीत वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा, आशातीत। अंक मतलब गोद में सोने वाली जो स्त्री होती है, वाक्यांश के लिए क्या शब्द हो जाएगा, अंक सायनी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है मेरे को, है ना। अंक सायनी, अंक गोद में सोने वाली स्त्री को बोलेंगे अंक शायनी। अब अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, औरुस है। औरुस से अपने कुल का नाश करने वाला, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, कुल, कुलांगर है। क्या है, कुलांगर है। अगला देखते हैं, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, चलिए बताइए। ओष्ठ है, स्त्रीलिंग कौन सा है आपको बताना है। कौन सा स्त्रीलिंग है बताइए। ओष्ठ है, ओठ है, नाखून है, जीभ है या फिर कंठ है। ओठ, नाखून, जीभ, कंठ। ओठ, नाखून, जीभ, कंठ, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसलिए स्त्रीलिंग इसमें क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा इसमें जीभ। क्या हो जाएगा, ये जीभ जो शब्द है ना ये स्त्रीलिंग है। बाकी ओठ, नाखून, कंठ ये सारे क्या है, ये सारे पुल्लिंग है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि कलम, कसरत, कलम, कसरत, किस्मत और करकट, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है, तो इसमें आपका पुल्लिंग करकट है, ठीक है। अभिमानी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अभिमानिनी। तेजस्वी, अवस्था, आवाज तथा खीर में कौन सा पुल्लिंग है, इसमें तेजस्वी पुल्लिंग दिख रहा है। सोरठा, छंद, दोहा, याद में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, याद, याद, याद मेरी याद। तो कैसा होता है गाना, क्या कौन सा, याद, याद, याद किसकी याद आती है ना, किसी की याद नहीं आती है, रिवीजन करना है ना, सिलेक्शन लेना है तब याद करना। आगे देखिए, याद नहीं करेंगे सीधा क्या देखेंगे, क्या कौन सी गाना, एक ठुकरा के मेरा चलिए आगे देखिए, विनय, लाज, राहत, संगम में कौन सा पुल्लिंग है, तो संगम, संगम पुल्लिंग हो रहा है ना, विनय, मान। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। टाइम बहुत कम है, नहीं तो फिर हम आपको डायलॉग सुनाते। अच्छा अच्छा, ठीक है, डायलॉग सुनाने की, डायलॉग सुनाने का समय ख़त्म है, ठीक है। 70 दिन, 70 दिन मतलब कुछ नहीं, 70 दिन में अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे ना, दिन रात एक कर देंगे तो 70 दूना 140 दिन हो रहा है, समझ रहे हैं। अरे समझ रहे हैं, तो 140 दिन मान के चलिए। बट ये तभी माना जाएगा जब दम लगा के प्रैक्टिस करेंगे, दम लगा के मेहनत करेंगे। बात समझ में आ रही है। बालक का बहुवचन क्या होता है, बाकी मानने को 70 दिन 35 दिन भी होता है, पता ही नहीं चलेगा कब बीत गया, ठीक है। बालक का बहुवचन क्या हो जाएगा बताइए। बालक का बहुवचन क्या हो जाएगा, बालक वृंद हो जाएगा, बालक वृंद हो जाएगा, बालक वृंद हो जाएगा। आगे देखिए, ठीक, अब इसमें बहुत सारी इजी क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है। प्राण किस वचन का शब्द है, सदा बहुवचन हो जाएगा। सुधी किस वचन का, सुधी आपका सुधीजन हो जाएगा। लालसा का आपका लालसाएं हो जाएगा। हर कोई किस वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, एकदम सदैव एक वचन हो जाएगा। सौंदर्य किस वचन का प्रयोग शब्द है, सदैव सदैव एक वचन। चलिए आगे देखिए, ये सब प्रश्न इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे प्रश्न हम पहले करा दिए हैं, ठीक है। उसमें उस सेट को करिए, 7 सेट जो हो चुके हैं उनको कर डालिए। 7 सेट में
एक में 200, 7 दूनी 1400, 1400 से 1500 क्वेश्चन हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें समझिए मोटे मोटे आपका हो चुका है। और उसमें एकदम जो जैसे उसको बोलते हैं मलाई है ना, जब आप मलाई निकलता है वो जब बनाते हैं मक्खन को, मक्खन वो मक्खन हम आपको दे चुके हैं। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड जो चीज़ें बन रही हैं उनको चल रहा है। आगे देखिए, किस वाक्य में अपादान कारक है, किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक मतलब क्या होता है ना कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का जो कोई अर्थ प्रकट होता है उसको अपादान कारक मतलब उसको अपादान कारक कहेंगे। गाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, पुष्प तालाब में खिला है, राम पेंसिल से लिखता है, विभीषण रावण का भाई है, तो कौन चला जा चुका है मतलब अलग कौन सा हो चुका है, अलग हो चुका है, गाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चलिए बताइए, श्री राम जी, चलिए बताइए इसका आंसर आप बताइए। श्री राम जी दशरथ जी के पुत्र थे, इस वाक्य में कौन सा कारक है। दशरथ जी के पुत्र थे, तो संबंध बता रहा है तो संबंध कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। महाभारत वेद व्यास ने लिखा, किसने लिखा, वेद व्यास ने लिखा, किसने लिखा, वेद व्यास लिखा, कर्ता कारक हो जाएगा। पुस्तकों को पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ो, इस वाक्य में किसको पढ़ो, पुस्तकों को। ठीक है, तो कर्म कारक हो रहा है, कौन सा कारक हो रहा है, कर्म कारक हो रहा है। संप्रदान कारक के लिए कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संप्रदान के लिए आपका के लिए कर्ता नहीं का कर्ता नहीं। चलिए आगे बताएं, ज़्यादा नहीं बताएंगे। सड़क पर बस खड़ी है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा, मतलब कौन सा कारक हो जाएगा, सड़क पर, किसी पे अधिकरण में पे पर है ना, अधिकरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अधिकरण। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। चलिए बताइए फटाफट, कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, याद है, संज्ञा के भेद याद है। तर्कवाचक, समूहवाचक, झुंडवाचक। झुंडवाचक क्या होता है, अरे झुंडवाचक क्या होता है भाई साहब, झुंडवाचक क्या होता है। आगे देखिए, कह रहा है कि घड़ी धीमी चल रही है, घड़ी धीमी चल रही है, बताइए घड़ी धीमी चल रही, इस वाक्य में कौन सा प्रकार होगा। अच्छा, इस वाक्य में जो घड़ी है संज्ञा का कौन सा प्रकार होगा। घड़ी जो है, घड़ी कैसा है, घड़ी एक नाम, कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है ना, मतलब स्पेशल नाम दिया तो आपका ये जो है जातिवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। जनवरी का महीना ठंडा, तो इसमें जनवरी पूछ रहा है, स्पेसिफिक नाम दे दिया। अभी महीना का होता तो जातिवाचक होता, जनवरी दे दिया तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा ना, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पंडित का भावात्मक क्या हो जाएगा, पंडित का भावात्मक बताइए। ओहो, पंडित जी आ जाते हैं भाई साहब, पंडित जी का भावात्मक क्या बताएंगे। पंडित जी का भावात्मक होता है पांडित्य। क्या बोलेंगे, पांडित्य, पांडित्य। पंडित का भावात्मक क्या हो जाएगा, भावात्मक पांडित्य हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, भूलना नहीं है। कक्षा के छात्रों को बुलाया गया, इस वाक्य में कक्षा क्या है, कक्षा एक समूहवाचक हो जाएगा ना, समूहवाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि और देख रहा है कि सचित्र व्यक्ति हर जगह से सम्मानित होता है, सम्मान इसको मिलता है। इस वाक्य में व्यक्ति किस प्रकार की संज्ञा है, तो व्यक्ति एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है, जातिवाचक, व्यक्ति जातिवाचक हो जाएगा ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त सर्वनाम कौन सा है, संयुक्त सर्वनाम। निम्नलिखित में से संयुक्त सर्वनाम कौन बताइए, संयुक्त, कोई न कोई, कोई न कोई है जो चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है तत्, तू किस पुरुष के अंतर्गत आने वाला सर्वनाम, तू आपका हो जाएगा मध्य पुरुष। आप किस प्रकार का सर्वनाम है, आपका निजवाचक हो जाएगा, ये पुरुषवाचक हो जाएगा। आप जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक या पुरुषवाचक है तथा पुरुषवाचक है। तुम बहुत दिन बाद दिखाई दिए, तो हो जाएगा इसमें सर्वनाम तुम होता है, जो सोता है वो खोता है, इसमें संबंध आ रहा है। तुम क्या पढ़ रहे हो, प्रश्नवाचक आ रहा है। अगला देखिए, अगला देखिए फटाफट। ठीक है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इसमें कौन सा काल है, यदि हो रही है तो ना पड़ता, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल हो रहा है, समझ रहे हैं। संदिग्ध मतलब जहाँ पे संदेह बना रहा है, संदेह बन रहा है। आसन्न, आसन्न किसको बोलेंगे बताइए, यानी कि जिसमें क्रिया क्या होती है ना, तुरंत समाप्ति हो जाती है। क्रिया जो है वह जो है समाप्ति के निकट होती है, समाप्ति के निकट होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अपूर्ण भूतकाल किसको बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल मतलब कि जो क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसका मतलब उसके समाप्त होने का पता नहीं चलता है, उसको बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। आ रही बात समझ में। आगे देखिए, कह रहा है कि जब कथन से पूर्व कार्य हो चुका हो तो वहाँ पे कौन सा कार्य होगा, तो वहाँ पे भूतकाल होता है ना। सुमन गा रही है, सुमन गा रही है तो अपूर्ण भूतकाल है, यानी कि अभी पूरी तरीके से गा नहीं रही, मतलब गा चुकी नहीं है। श्याम गीत गा रहा है, तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा। वह आए तो मैं जाऊँ, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल हो जाएगा। मोहन गया, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई किस प्रकार का वाक्य है बताइए। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई जिस वाक्य में, अच्छा इसमें पहले देखिए क्या होता है कि मुख्यमंत्री द्वारा, किसी के द्वारा, द्वारा मतलब कर्मवाच्य। अब आप कहेंगे कर्मवाच्य किसको बोलेंगे, तो कर्मवाच्य मतलब जिस वाच्य में, मतलब जिस वाक्य में वाच्य जो है यह कर्ता बिंदु न होकर कर्म हो और कर्म की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, तो वहाँ पे क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो जाता है और वहाँ पे कर्मवाच्य कहलाता है। आ रही बात समझ में? चलिए नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप हिंदी नहीं पढ़े इसका मतलब। साकेत, साकेत बताइए, साकेत ग्रंथ हम आपको ये भी करा चुके हैं। साकेत ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य हो जाएगा। मजदूर से पेड़ नहीं काटा जाता, इसमें भाववाच्य हो रहा है, नहीं काटा जा रहा है। किसी वाच्य में व्यवस्था प्रकट करने के लिए नहीं, नहीं मतलब भाववाच्य आ रहा है। कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है, तो उसमें सकर्म क्रिया का प्रयोग होता है। अकृत्यवाच्य में कौन से दो भेद होते हैं, अकृत्यवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, यदि किसी वाक्य में हर्ष का विषय सूचित करना हो तो वहाँ पे कौन सा अपव्यय होगा, वहाँ से कौन सा अव्यय होगा, ना कि अपव्यय। यदि किसी वाक्य में हर्ष, ध्यान से देखिए यहाँ पे कह रहा है हर्ष विषय सूचित करना हो तो वहाँ पे कौन सा अव्यय का प्रयोग होगा, कौन से अव्यय का प्रयोग होगा बताइए फटाफट। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। अगला देखिए फटाफट, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हुए भी उनके अर्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं, जो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हुए भी उनके अर्थों को एक दूसरे से अलग करेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, उनको बोलेंगे वियोजक समानाधिकरण समुच्चय अव्यय। अगला देखिए कह रहा है कि जल के बिना किसी का काम नहीं चलता है। अगर जल के बिना किसी का काम नहीं चलता है, कौन सा हो रहा है इसमें, जल के बिना संबंध बोधक हो रहा है ना, संबंध बोधक हो रहा है यहाँ पे देखिए। हाँ अगला देखिए, जब मैं जगा तभी आ गए, जब मैं जगा तभी आ गए, जब मैं जगा तभी आ गए। और इसमें जब और तभी क्या है, जब और तभी क्या है, जब और तभी क्या है, समय बोधक है, समय बोधक है। मैं रात भर जागता रहा, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, मैं रात भर जागता रहा था, यानी कि इसमें भी जो है आपका संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, इसमें संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, और जब मैं जगा तभी वह आ गए, तो इसमें समय बोधक अव्यय है। समय बोधक और संबंध बोधक अव्यय में आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत हंसे, ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे बात समझ में बहुत। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न एक और तीन और प्रश्न बने हैं ना, 3 और प्रश्न बचे हैं। आविर्भूत में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है भागना नहीं। आविर्भूत में कौन सा उपसर्ग है, आवी, आवी 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 आवी, ये आवी हो जाएगा आविर्भूत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, प्रख्यात में आप देख सकते हैं फटाफट, प्र है, विडंगा में बे है, हम उम्र में हम है, अपहरण में अप है, लावारिस में ला है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा विदेशी शब्द प्रत्यय है, कौन सा विदेशी शब्द प्रत्यय है, कौन सा विदेशी शब्द प्रत्यय है भाई साहब, अक्कड़ है, हाँ मंद है, आहट है, अनी है। मंद हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। अगला देखिए, प्रिया में कौन सा प्रत्यय है, प्रिया में आपका आ है, प्रिया जो लास्ट में जोड़े उनको प्रत्यय, जो स्टार्टिंग जोड़े उनको बोलेंगे उपसर्ग। कृपालु में कौन सा प्रत्यय है, आलू। पुलकित में कौन सा हो जाएगा, इत हो जाएगा। उर्मिल में इल हो जाएगा। स्वदेश में हो जाएगा ज। देशाटन में कौन सा समास है, देशाटन बताइए, देशाटन, देशाटन में कौन सा समास है बताइए। देशाटन में मतलब कि देश में अटन, देश में अटन, देश में तत्पुरुष समास हो रहा है। कौन सा तत्पुरुष हो रहा है, तत्पुरुष में भी कर्ता नहीं कर्म को करण से संप्रदान के लिए पादांशिक, अधिकरण में पेपर, उसमें हो रहा है अधिकरण, है ना। इसमें तो मान लीजिए तत्पुरुष समास तो हो ही रहा है, ठीक है। इसमें अगर तत्पुरुष में पूछ लीजिए कौन सा समास हो रहा है, तत्पुरुष में हो रहा है आपका अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। उम्मीद है समझ में आई होगी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो पहला शब्द होता है वह प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है। क्या होता है, संज्ञा या विशेषण होता है। और दूसरा पद हमेशा संज्ञा होता है, दूसरा पद हमेशा संज्ञा होता है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछ रहा है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी में आपका द्विगु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाची दिखा रहा है। एकाइक में बेविवाह हो जाएगा। किस समास में उपमेय उपमान होता है,
गीत समास में उपमेय होता है, कर्मधारय में होता है। अल्पसंख्यक में कौन समास है? कर्मधारय है। जल पिपासु में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष है। आ जाता है आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। राजभाषा भारती पूछ रहा है कि राजभाषा भारती पत्रिका किस विभाग द्वारा प्रकाशित होती है? राजभाषा भारती पत्रिका किस विभाग द्वारा प्रकाशित होते हैं? उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग, पर्यटन विभाग, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा ना, अच्छा लगता है कमेंट करना आपका, ठीक है। दो आंसर बता दीजिए कि राजभाषा भारती पत्रिका किस विभाग द्वारा प्रकाशित होती है? उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग, पर्यटन विभाग, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। देखिए बात ऐसी करनी चाहिए ना कि लगे हाँ कोई आपके बीच में से ही कोई अपना पढ़ रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, ठीक है। एकदम प्रोफेशनल होके नहीं, प्रोफेशनल तब मिलेंगे जब मुलाकात सामने से होगी, ठीक है। चलिए अभी तो बस जस्ट जैसे साथ में बैठे हैं आप सब, ऐसे बातचीत चले दोस्त के जैसे, ठीक है। राजभाषा भारती पत्रिका किस विभाग द्वारा प्रकाशित होती है? उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग, पर्यटन विभाग, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा विभाग। क्या हो जाएगा? राजभाषा विभाग। कैसी पत्रिका है ये राजभाषा भारती? ये आपका त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है ना, जो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंध है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजभाषा जो भारतीय पत्रिका है इसका प्रकाशन कब हुआ था, बताइए। इसका प्रकाशन, इसका आंसर तो हो जाएगा राजभाषा विभाग। अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका प्रकाशन कब हुआ, इसका प्रकाशन होता है 1978 में। कब होता है? 1978 में। राजभाषा विभाग का सूत्र अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पे ये सूत्र भी पूछता है कभी कभी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, नोट करिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको छोड़ के जाना नहीं है। इसमें ये अगर ये पूछ लिया जाए कि राजभाषा विभाग का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है भारतीय भाषाणाम मैत्री सूत्रम। आ रही बात समझ में? याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाता है। देखिए एक भाषा करके पत्रिका भी थी, है ना। एक भाषा करके पत्रिका थी जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा लॉन्च की जाती थी ना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा यह जो है प्रकाशित की जाती थी। आ रही बात समझ में? और क्या, चलिए और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर तो दिया ही होगा। अच्छा ये तो जीएस का क्वेश्चन आ गया। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।